हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ भारत माता पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को शुरू करने के पहले हम ये जान लें कि इस पाठ में कुछ पंक्तियाँ शुरू में दी है। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें तन मन में समाई रहती है। ये भारत की खोज पुस्तक, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का उपसंहार है कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत को एक सच्ची संस्कृति मिली है, हमारे भारत की संस्कृति सच्ची संस्कृति है, उसे पूरी दुनिया से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें तन मन में समाई रहती है। पूरी दुनिया से सीखने के बाद भी वो होती कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ होती है? अपनी ही धरती पर। उसका जीवन और मरण सब अपनी ही धरती पर होता है। हम इस पाठ को शुरू करने के पहले उसके लेखक के बारे में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके बारे में जानें। सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं मेरी कहानी, एक आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये सब लेख और भाषण के संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सभी जानते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार, मतलब एक धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की शुरुआत की जो शिक्षा है वो उनके घर पर ही हुई है और बाद में वह इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में अध्ययन करने गए थे। हैरो और कैम्ब्रिज इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ हैं, विश्वविद्यालय हैं। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वकालत सीखने के बाद भी, वकालत मतलब लॉयर, वकील, नेहरू जी बहुत ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी जी खुद बैरिस्टर की उपाधि लिए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट जाते हैं। पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी उन्होंने, भैया आज़ाद कराना है देश को। आगे चलकर सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जब अध्यक्ष बनते हैं, तो सबसे पहली बार भारत के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी तो वो नेहरू जी थे। नेहरू जी का झुकाव शुरू से ही समाज की ओर रहा है। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी अपने पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें आर्थिक, औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति, ये सारे क्षेत्र थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। तभी तो हम बाल दिवस के रूप में हर वर्ष 14 नवंबर, जो उनका जन्मदिवस है, उसे मनाते हैं। वे शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे, मतलब उस पर विश्वास रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति चाहते थे और पंचशील जैसे उनके सिद्धांत थे। पंचशील सिद्धांत देने वाला भारत प्रथम देश है जो विश्व में शांति फैलाना चाहता है। प्रस्तुत पाठ में हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय, उनकी पुस्तक जो हिंदुस्तान की कहानी है उसका 5वां अध्याय, अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है। इसे पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे, मतलब जलसे मतलब सभाएं, उसमें जाकर वे लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान तो हमारा एक है। इतना ज़्यादा लगाव, इतना अपार फैलाव के बीच में एकता के क्या आधार है? क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों में नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है? यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है कि भारत की एकता के ऊपर बल दिया गया है, भारत की एकता को समझाया गया है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है। उनका निष्कर्ष यह है कि भारत माता की जय का मतलब होता है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। भारत माता कोई अकेली नहीं है, भारत माता बनती है भारत के लोगों से।
कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद भी इस लेख का कथित अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पेना है। ये पाठ बहुत बड़ा है ऐसे तो, लेकिन उस बड़े सी बात को जैसे गागर में सागर को समा लेना, इस तरह का एक बहुत ही सुंदर प्रयास नेहरू जी ने करा है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। भारत माता। भारत माता शब्द सुनते ही आपके मन में एक ही विचार आता है कि अरे हमारे देश के बारे में बातें हैं, हमारे देश की विशेषताएं बताई जाएगी। तो इन्हीं विशेषताओं में सबसे मुख्य विशेषता जो हमारे देश की है वो ये है कि हमारा देश अनेकता होने के बावजूद भी एक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान का, भारत की चर्चा करता। वो हमेशा बोलते थे नेहरू जी कि जब वो एक सभा से दूसरी सभा में जाते थे तो वहाँ के लोगों से जब भारत की चर्चा करते थे, भारत के विषय में बात करते थे, तो उनके बारे में एक ही बात सुनते थे कि भारत एक सुसंस्कृत शब्द है। इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकलता हुआ मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे की ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। मतलब भारत के बारे में सुनना, भारत की तारीफ़ करना, इसकी बजाय वे दूसरे विषयों पर ज़्यादा मोह रखते थे, उन्हें ज़्यादा जानना चाहते थे। तो भारत की संस्कृति के बारे में और वो संस्कृत शब्द है, कैसे निकला है संस्कृत से, ये जानने में वो ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते थे। लेकिन किसानों से, जो गांव के हमारे देश के किसान हैं, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताया कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक सा था, यकसा था। स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। नेहरू जी यहाँ बताना चाहते हैं कि वो बोलते हैं मैं शहरों के लोगों की सोच अलग थी, उनकी इच्छाएं अलग थी, लेकिन गांव के जो किसान थे उन सबका नज़रिया एक जैसा था, उनकी सोच एक थी, उन्हें अपने देश से आज भी बहुत प्रेम है। तब उनसे बातें करते थे तो उन्हें यही बताते थे कि भारत के हर हिस्से एक दूसरे से अलग है। मध्य प्रदेश अलग है राजस्थान से, राजस्थान अलग है गुजरात से, गुजरात अलग है पंजाब से, गुजरात अलग है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र अलग है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश अलग है उड़ीसा से। ये सारी जगह एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी पूरा हिंदुस्तान तो एक है और ये सब आपस में जुड़े हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे किसान एक ही चीज़ सोचते हैं, एक ही चीज़ जानते हैं और एक ही चीज़ को करना चाहते हैं, और उनकी इच्छाएं भी एक है। स्वराज्य के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में उनसे बातें होती। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी होती। उत्तर से लेकर पश्चिम में और खैबर का दर्रा जो कि दक्षिण में आता है, वहाँ से लेकर दूर दक्षिण मतलब दूर दक्षिण में कन्याकुमारी जो कि भारत का अंतिम छोर कहा जाता है, वहाँ तक की जो पूरी यात्रा में वो बताते हैं कि सभी जगह किसान जो थे वो उनसे एक ही बात पूछते, क्योंकि उनकी समस्या एक थी, यानी गरीबी। गरीब थे किसान, कर्जदार थे, कर्जा ले रखा था उन्होंने पूंजीपतियों से, पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए थे कर्जे के। जमींदार महाजन वो सब उनसे कड़े लगान मतलब ऊंचे लगान लिया करते थे। लगान मतलब टैक्स, सूद यानी ब्याज वसूल करते थे। पुलिस उन पर अत्याचार करती थी। ये सभी बातें गुथी हुई थी एक दूसरे से और ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। मतलब ये सारी समस्या उस विदेशी सरकार के कारण थी। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, सब आज़ाद होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, कुछ हद तक कि इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसके हम एक झुंझ है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र
पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले लेता था। मतलब वो नेहरू जी का एक ही उद्देश्य था कि वो सब लोगों से मिले, सबसे बातें करें और ये बताने की कोशिश करें कि पूरी दुनिया एक है। पर सबसे पहले तो हिंदुस्तान एक है, कि आप पूरे भारत के बारे में सोचें कि भैया हम यूपी के किसान हैं, हमारी ये समस्या, ऐसा नहीं सोचे कि हम गुजरात के किसान हैं, हमारी ये समस्या नहीं, हम हिंदुस्तान के किसान हैं और हिंदुस्तान के किसान की ये समस्या, ये सोचें। साथ ही साथ हिंदुस्तान ही क्या, वो पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे, पूरे विश्व की बातों को एक साथ लाना चाहते थे। वो विश्व में पूरे विश्व के अंदर अपने भारत को उसका एक हिस्सा मानते हैं। बताते हैं कि वो सब लोगों से जब चर्चा करते थे तो वहाँ चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम का एशिया, यहाँ पे होने वाली कश्मकशों का मतलब कि जो वहाँ की समस्याएं हैं रोज़मर्रा की, उनके बारे में बातें करते थे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल बताता था और कहता था कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। सोवियत यूनियन जो संघ है कुछ देशों का, उसमें जो समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं उसकी चर्चा वे करते हैं और अमेरिका ने कितनी जल्दी उपलब्धि प्राप्त की है, कितनी जल्दी तरक्की मतलब कि प्रोग्रेस करा है, जितनी जल्दी ऊंचाइयों पर आया है, ये बताते हैं। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, पुराणों की कथाएं कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे। नेहरू जी के जो विचार थे सबको एक करने के, पूरे देश को एक करने के, ये विचार कुछ हद तक पूरे होते हैं। वो बोलते ऐसे देश की कल्पना में कर रहा था जो मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। इसका कारण क्या था कि हमारे जो पुराण महाकाव्य, पुरानी कथा कहानियाँ हैं, उसके द्वारा वो लोगों को देश की कल्पना बता देते थे कि हमारा देश ऐसा था और ऐसा है। हमेशा कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, जो उस पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ते हैं। या हमको ऐसे पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिलों में विदेशों में नौकरियां की थी और सन 30 के बाद, सन 30 मतलब 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई है पूरी दुनिया में, मतलब पैसों की जो कमी आई थी पूरे विश्व में, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। मतलब दूसरे मुल्कों के बारे में, दूसरे देशों के बारे में जो वो बातें करते थे वो लोग आसानी से समझ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर जोर से होता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता था कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय करते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता था। कुछ जवाब न बन पड़ते पर वे एक दूसरे की तरफ, मेरी तरफ देखने लग जाते थे। जैसे नेहरू जी जाते थे, जय जयकार के नारे तो कोई भी नेता जब भी आता है, आज भी भारत माता की जय, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगना। और उस समय तो आज़ादी का दौर निकला ही था, तो बहुत स्वाभाविक बात थी लोगों की इस तरह से भारत माता की जय करना। लेकिन वो लोगों से पूछते थे कि ये जो तुम भारत माता की जय बोल रहे हो, इससे भारत माता कौन है, भारत माता का अर्थ क्या है। जवाब न होने पर वो सब एक दूसरे का मुंह देखते थे। लोग उन क्या करते हैं, जब उन्हें उत्तर नहीं होता है उनके पास, तो एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया, भारत माता से उनका मतलब धरती से है। एक जाट मतलब बूढ़ा पुराना किसान होगा, हष्ट-पुष्ट किसान होगा, उसने बोला भारत माता मतलब धरती, ये हमारी धरती माँ। कौन सी धरती पूछते, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या हिंदुस्तान की धरती? धरती आपने बोली है, ज़मीन आपने बोली है, आपने भारत माता उसको बोला है, लेकिन कौन सी? आपके गांव की ज़मीन, आपके ज़िले की, आपके सूबे की, आपके देश की? सीमा तो होगी उसकी कोई। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर व्यक्ति सिर्फ गांव की ज़मीन को अपनी भारत माता कहता है तो पूरे देश के बारे में कैसे सोचेगा? भारत माता का अर्थ तो पूरे देश से है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्हें समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, वो लोगों को ये परिभाषा बताते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। भारत की सारी नदियाँ, सारे पहाड़, सारे जंगल, सारे खेत जो हमें अनाज देते हैं, ये हमसे बहुत अजीज मतलब प्यारे हैं। लेकिन जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग हैं।
हम लोगों को जनसंख्या में गिनते हैं ना, हमारे भारत के लोग हैं, मुझ जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हैं वैसे सारे लोग हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब ये होता है कि इन लोगों की जय करना। भारत माता की जय का अर्थ होता है इन सभी लोगों की जय। मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठता, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कई बड़ी खोज कर ली हो। नेहरू जी लोगों को यही बताते हैं कि आप सब लोग भारत माता हो, आप सभी लोग भारत माता हो। भारत माता की जय मतलब आप सभी लोगों की जय। ये भारत देश आप सबसे मिलकर बना है। ये सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का विशेष प्रयास है नेहरू जी का। तो इसी से हमने इस पाठ से सीखा है कि भारत एक है और भारत किसे कहते हैं और भारत माता किसे कहते हैं। आज से हम भी जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के उत्सव पे भारत माता की जय कहेंगे तो उसका मतलब हमें आएगा, हमें उसका अर्थ आएगा। आशा है पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पुनः इसका अभ्यास अपने पुस्तक से करें। धन्यवाद।